अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम दानियाल अहमद है। एक बार फिर आपको वेलकम कहता हूँ मैं इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे ईटीएफ पर, उसके मेन फीचर्स और ईटीएफ कैसे ट्रेड होता है, पाकिस्तान में अभी कौन से ईटीएफ चल रहे हैं, उसका आम इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा है इस पर। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले ईटीएफ है क्या? ईटीएफ एक बास्केट है स्टॉक्स का जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। और अभी जो पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं, अभी तो सिर्फ पाकिस्तान में दो स्टॉक ईटीएफ आए हुए हैं। एक यूबीएल वालों का आया हुआ है और दूसरा है एनआईटी पाकिस्तान गेटअवे वालों का। जो यूबीएल वालों का स्टॉक ईटीएफ आया हुआ है और उसमें उसका जो मेन स्टॉक्स हैं उसमें जो हैं वो 9 स्टॉक्स हैं। लेकिन वो क्या है कि जो ओवरऑल इंडस्ट्री के ओवरऑल केएससी के टॉप 9 फ्री फ्लोटिंग जो वॉल्यूम के हिसाब से शेयर्स हैं उनको पिक किया गया है। उसमें से जो ऑयल एंड सेक्टर है उसको एक्सक्लूड किया हुआ है, मतलब कि ऑयल एंड सेक्टर वाले स्टॉक्स यूबीएल वाले ईटीएफ में शामिल नहीं हैं। और जो टॉप 9 स्टॉक इस ईटीएफ में शेयर किए हुए हैं। और जो दूसरा एनआईटी गेटअवे वालों का है उसमें क्या है कि केएससी 100 के 50% जो लार्जेस्ट स्टॉक्स हैं उसको उन्होंने ऐड किया हुआ है उसमें एनआईटी ईटीएफ में। और वो चाहते हैं कि हम केएससी 100 के ओवरऑल मूवमेंट को ट्रैक कर सकें और इसमें जो है इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जैसे फ़ायदा हो सके। मेन फीचर्स जो हैं ईटीएफ के वो 4 हैं। सबसे पहला ये है कि ये बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ है, मतलब कि इसमें अगर पहले के हम एक शेयर परचेज़ करें तो 9 डिफरेंट परचेज़ करने पड़ेंगे, 9 डिफरेंट कंपनीज़ की रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन ईटीएफ का ये फ़ायदा है कि हमें सिर्फ एक ही स्टॉक परचेज़ करना पड़ेगा, उसमें 9 स्टॉक्स होंगे जो ऑलरेडी एक अच्छे फाइनेंशियली सूटेबल पर्सन ने, हम फंड मैनेजर ने हमारे लिए चूज़ किए हुए हैं। और वो हमें उसका जो है स्टेबिलिटी कोई इतना रिस्क नहीं होगा हमें, क्योंकि जो हमसे ज़्यादा उन लोगों ने रिसर्च की हुई है इस ईटीएफ में स्टॉक्स में। तो पहली बात ये हो गई कि ये जो है एक बास्केट है सिक्योरिटीज़ का और इसमें डिफरेंट 9 किस्म के जो यूबीएल वाला है उसमें 9 स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि एक अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगी विदाउट किसी रिसर्च के। नंबर 2, ये जो ईटीएफ है इसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या हैं? सबसे पहले आम इंडिविजुअल जैसे मैं हो गया, आप हो गए, और जो लोकल बंदे हो गए, आम इन्वेस्टर्स हो गए, वो क्या हैं? वो हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। उनके यहाँ कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उनके यहाँ कोई इतनी ज़्यादा कैपिटल नहीं होती, उनके यहाँ कोई इतनी अच्छा खासा वो ह्यूमन कैपिटल नहीं होता जो उनके लिए रिसर्च करे, उनको अपनी रिपोर्ट्स बताए और उनके लिए प्रेडिक्शंस करे। तो ये होता है आम रिटेल इन्वेस्टर। और जो वो दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं वो फाइनेंशियल फर्म्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, वो होते हैं दूसरे इन्वेस्टर्स। तो ये हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इंटरनेशनली, इन लोगों के लिए ईटीएफ एक बहुत ही सूटेबल स्टॉक है। जैसे कह दें कि ये एक स्टॉक है जो हमें, अगर हम 4-5 ईटीएफ्स ले लें एक ही साथ, अभी तो पाकिस्तान में सिर्फ 2 हैं लेकिन इंशाल्लाह जल्द दूसरे भी आ जाएंगे जो मार्केट को ट्रैक करेंगे और डिफरेंट सेक्टर्स में होंगे। इससे हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर हम 4 ईटीएफ ले लें तो ऑलमोस्ट 50 to 60 को स्टॉक को वो ट्रैक कर लेगा। उनका जो बेनिफिट होगा हमें ज़्यादा सिर्फ 4 स्टॉक्स में मिल जाएगा, हमारा पोर्टफोलियो बहुत ही डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और इससे हमें ये भी फ़ायदा होगा कि हमारा जो रिस्क है वो बहुत ही कम हो जाएगा। नंबर 3 है ये जो मैंने बताया कि स्टॉक्स, वेरिएशन ऑफ स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स हो जाएंगे और किसी भी सेक्टर के हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऑयल के हों, सिर्फ ऑयल के हों, या ऑटोमोबाइल के हों, या फार्मा के हों, या एफएमसीजी के हों। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स मिलकर भी हमें एक ईटीएफ दे सकते हैं जो बहुत ही डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। या अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ हम बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ईटीएफ एक बैंकिंग सेक्टर का भी हो जाएगा। बजाय कि हम किसी भी एक बैंक का शेयर लें, हम एक ईटीएफ खरीद लेंगे जो कि टॉप 5 बैंक्स का जो फ्री फ्लोट है, जिनका शेयर प्राइस आ है, जिनके अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, वो हमें एक ईटीएफ की सूरत में स्टॉक मिल जाए और हम वो परचेज़ कर लें। तो ये तो हमें सस्ता पड़ जाएगा और दूसरा बहुत ही डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और किसी भी एक सेक्टर से हमें मिल जाएगा। ईटीएफ का एक ये भी फ़ायदा हो गया।
दूसरा जो चौथा जो ETF का फ़ायदा मेन बेनिफिट है वो है कि हम ये इसको एज ए स्टॉक भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हमें डे के एट द एंड हमें उनका नेट एसेट वैल्यू पता चलता है, NAV, लेकिन और हम सारा दिन उन पर उसको ट्रेड नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ डे जब उनका NAV डिटरमाइन होता है फिर ही हम सेल या परचेज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के यूनिट। लेकिन ETF में ये होगा कि जैसे आम शेयर हम परचेज और ट्रेड करते हैं टर्मिनल में, किसी भी AKD वालों का हो गया, JS वालों का हो गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट वालों का हो गया, या जफ़र सिक्योरिटीज़ का हो गया, किसी का भी, तो उस पर हम जल्द से जल्द उसको ट्रेड कर सकते हैं। दिन में किसी भी टाइम बाय कर सकते हैं, किसी भी टाइम सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि ये जो शेयर्स हैं इसके उसमें वो ट्रेड होते हैं थ्रू आउट द डे आम एक शेयर्स की तरह, और इससे हमें ये फ़ायदा भी हो जाएगा। तो ये हो गए इनके मेन फीचर्स। आइए अब चलते हैं, देखते हैं कि इसके की बेनिफिट्स क्या हैं, ETF के की बेनिफिट्स क्या हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट इसका फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि ETF हम किसी भी टाइम पर बाय कर सकते हैं और किसी भी टाइम पर सेल कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम जब चाहें हमें एकदम अच्छे रेट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो UBL वालों का चल रहा है वो 11 पॉइंट समथिंग पर चल रहा है, और NIT वालों का चल रहा है 10 रुपीज़ और समथिंग पर चल रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई अच्छे खासे रिजल्ट आ जाते हैं और ये 15 रुपये पे चले जाते हैं, तो हम किसी भी ETF को एट द मोमेंट सेल कर सकते हैं, बजाय कि हम शाम तक वेट करें। उसी को जब हमारा दिल चाहेगा हम बेनिफिट ले लेंगे और उसको सेल कर देंगे। ये हो गया एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा इसका ETF का ये है कि कॉस्ट, लोअर कॉस्ट। ETF की जो कॉस्ट है वो एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स बहुत लो है। म्यूचुअल फंड्स में हमें कभी कभार सेल्स का कॉस्ट में लग जाती है, और अगर वो फंड मैनेजर की एक्टिवली मैनेज तो फंड मैनेजर की कॉस्ट लग जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है कॉस्ट बिल्कुल लो होगी ETF की, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेल्स कॉस्ट नहीं होगी, छोटी सी ब्रोकरेज कमीशन होती है, और जो दूसरी सच कोई अकाउंट कोई ओपन करते हैं तो तब जो कॉस्ट लगती है। अदरवाइज़ अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है तो दूसरी कोई भी ऐसी कॉस्ट आपको बियर नहीं करनी पड़ेगी। जो तीसरा बेनिफिट है ETF का वो है आपका डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मैंने पहले ही बात कर दी, इसमें ये ETF बहुत ही डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं। कई सारे सेक्टर्स मिलकर आपको एक ETF दे देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि किसी भी एक सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर आपके इन्वेस्टर्स को आपके उसी फार्मा में या बैंक्स में, FMCG में, ऑटो में, टेक्सटाइल में, उसी में ही आपको टॉप कंपनीज़ के आपको शेयर मिल जाएंगे विद इन मिनट्स। और जो चौथा इसका बेनिफिट है वो है ट्रांसपेरेंसी। ETF का जो चौथा है वो है ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि आपको एट द एंड ऑफ द डे पता लग जाएगा कि अभी इस ETF में कौन कौन से शेयर्स पड़े हुए हैं, कौन कौन से कंपनीज के शेयर्स इन लोगों ने सेल कर दिए, कुछ कर दिए। ऐसे ही आपको एट द एंड ऑफ डे सारे का सारा पता चल जाएगा। नॉट लाइक के म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आपको ये होता है कि आपको एट द एंड ऑफ द मंथ आपको वो रिपोर्ट आती है फंड्स मैनेजर की, उसमें आपको बता दें कि भाई ये हमारी होल्डिंग्स थी, हमने ये सेल परचेज कर दी, ये सेल कर दिए, टॉप पर हमारे पास कितने अभी कौन सी कंपनीज़ के टॉप शेयर्स पड़े हुए हैं। तो ये हो गया कि इसमें ये है क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंसी भी इसमें हो गई ETF में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ETF और म्यूचुअल फंड इन दोनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट एक्सपोजर, ये ऐसी बात है कि जो ETF है वो होता ही इंडेक्स बेस है, उसको एक्टिवली मैनेज होता है, प्राइमरी जो है वो है इंडेक्स का, तो इस पर एक्सपोजर जो है मार्केट का 100% होता है, एक्टिवली मैनेज होते हैं। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इंडेक्स बेस भी हो सकते हैं और एक्टिवली मैनेज भी हो सकते हैं। कुछ होते हैं जो पैसिवली मैनेज होते हैं, ठीक है भाई कुछ शेयर परचेज कर दी और उसके बाद सेल में करेंगे। ट्रेडिंग और प्राइसिंग, ETF जो है हम किसी दिन के जब मार्केट ओपन है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, KSE या कोई भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज हो गई या न्यूयॉर्क नास्डॉक हो गई, वो उसमें हम किसी भी टाइम सेल भी कर सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं, और उसी को जो है ना कोई टाइम नहीं होगा इस पर, जैसे ही मार्केट ओपन होता है जब आपका दिल करे आप सेल कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको सेल भी करने हैं तो आपको एट द एंड ऑफ द डे सेल करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी नेव कैलकुलेट होती है और उसके बाद जो है उसी के बाद आपको वो उसका पता चलेगा कि आज इसकी प्राइस पर यूनिट क्या हुई। और दूसरी बात
जो है वो है कि म्यूचुअल फंड्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते, और हालांकि जो ETFs हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। और जो इन ट्रांसपेरेंसी की मैंने बात कर दी कि जो ETF है उसकी आपको पता लग जाएगा एट द एंड ऑफ द एवरी ट्रेडिंग डे कि उसमें क्या है, कौन सी होल्डिंग्स हैं, कौन सी होल्डिंग्स नहीं है। वाइलेज इन म्यूचुअल फंड्स आपको पर मंथ ब्रोकरेज की उस पर वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये कब तक इसके स्टॉक्स, कौन कौन से स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स मैनेजर ने परचेज़ किए, क्या सिर्फ स्टॉक्स ही हैं या कोई कैश इक्विवेलेंट्स भी हैं या 3 मंथ सर्टिफिकेट्स हैं। ऐसे ही होता है म्यूचुअल फंड्स में। और जो और क्या है ETFs हैं उनमें जो अभी तो पाकिस्तान में न्यू लॉन्च हुए हैं तो अभी सिर्फ 2 हैं। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दूसरे भी आ जाएंगे। जहाँ तक मेरे पास इन्फो है कि इनको कुछ टाइम लगेगा। न्यू है, न्यू प्रोडक्ट है, लोगों में अवेयरनेस आई ETF की। और टू बी ऑनेस्ट मेरा ओपिनियन है जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिनको इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, जो फाइनेंशियल रिसर्च नहीं कर सकते, उनको नहीं पता कि क्या क्या करना चाहिए, तो इनको ETF को देखना चाहिए। ETF को थोड़ा सा कुछ हिस्सा पॉइंट्स मतलब 500 शेयर्स देख के रख लें, पता चल जाएगा कि रिस्क आपको कितना कम है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो कमेंट करके पूछ लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।